यदि आप क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम लिखने जा रहे हो तो ये आज जो मैं सैंपल पेपर सॉल्व करने जा रहा हूँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर फॉर यू और ये आपको मस्ट सॉल्व करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। ठीक है, सो आज जो मैं सैंपल पेपर सॉल्व करने जा रहा हूँ 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया है और ये आप cbse academic.nic.in से डाउनलोड कर सकते हो। 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का क्लास 10th का पेपर हम इसमें डिटेल में पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 38 तक पूरा सॉल्व करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखते रहो। हाँ, साथ ही साथ यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाओगे तो बहुत अच्छा होगा। थोड़ा टाइम लग जाएगा बट कोई बात नहीं। दिस इज अ मस्ट सॉल्व क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर फॉर बोर्ड एग्जाम एस्पिरेंट, राइट। सो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं। यदि आप बोर्ड एग्जाम लिखने जा रहे हो 2026 में तो आपके एग्जामिनेशन में ये 5 डिफरेंट सेक्शन होंगे। सेक्शन ए बी सी डी एंड ई, सारे सेक्शंस आपको पता है। क्वेश्चन 1 से लेकर के 18 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 19 एंड 20 एसेशन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होगा। तो पहला 20 क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। उसके बाद आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 21 टू 25 आर द वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि 2 नंबर का होगा। सेक्शन सी में 26 टू 31 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। 32 टू 35 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स का होगा। एंड लास्ट के 3 क्वेश्चन 36, 37 एंड 38 विल बी द केस बेस्ड क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स का होगा। ये टोटल 80 मार्क्स का पेपर है। और यदि आप सैंपल पेपर प्रैक्टिस करते हो, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम पेपर को मैक्सिमम 2.5 घंटे में कंप्लीट करने का ट्राई करें। जब आप ये प्रैक्टिस बार बार करोगे तभी बोर्ड एग्जाम में आप पेपर को ठीक ढंग से कंप्लीट करके रिवीजन कर पाओगे। ठीक है जी, चलो तो आगे बढ़ते हैं। वी कैन स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ये क्वेश्चन रियल नंबर का है, चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है कि आपके पास, मैं पूरा डिटेल में सॉल्यूशन करता हूं, आप साथ साथ अपने नोटबुक पे क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन करते चले जाओ। केवल वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है, साथ साथ सॉल्व करते चले जाओ। ओके, सो आपके पास नोटबुक होना चाहिए, पेपर पेन होना चाहिए और सॉल्व करना है हमें। क्वेश्चन लिखा है कि एलसीएम ऑफ दीज नंबर इज 3780, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। आपको याद है एलसीएम कैसे फाइंड करते थे हम लोग। एलसीएम फाइंड करने के लिए इन सभी ए बी सी का जो प्राइम फैक्टर्स है उसके हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करते थे। सो नाउ वी कैन सी द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इज 2। 3 का हाईएस्ट पावर हमें नहीं पता जो हमें फाइंड करना है। 5 का हाईएस्ट पावर 1 है और 7 का हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये बन गया 3780। सिंप्लीफाई करके x के फॉर्म में एक इक्वेशन बनाते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप लेकर के चल रहा हूँ। सो 2 मल्टीप्लाई 5 10, सॉरी 2 टू जा 4 मल्टीप्लाई 5 20 मल्टीप्लाई 7 140 इज इक्वल टू 3780। हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं। वैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सोल्यूशन के लिए कोई मार्क्स नहीं मिलता है, आप सीधा आंसर लिख सकते हो। बट सीधा आंसर लिखने का ये मतलब नहीं है कि बगल वाले से पूछ के लिख दिया। कॉन्फिडेंस कहाँ से लाओगे, गलत भी तो हो सकता है, इसलिए अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। ओके, सो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 3 टू द पावर एक्स हो गया 14 टू जा 28 एंड दिस एंड 7। तो ये बन गया 3 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3। सो मैं कह सकता हूँ कि x की वैल्यू क्या है 3। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, फटाफट तेजी से आगे बढ़ते हैं। मैं टू द पॉइंट सॉल्व करता हूँ। द शॉर्टेज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3 फ्रॉम द y एक्सिस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन में यदि आप डायग्राम बना लो तो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक आइडिया लेकर के सब चलते हैं। पॉइंट ए 2,3 है और यदि पॉइंट ए से मैं वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये पॉइंट पी होता है जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0,3। अब यदि मैं ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करता हूं तो क्या मिलेगा। वी कैन यूज द डिस्टेंस फार्मूला। आप लगाओ स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैसे क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है कि इसका डिस्टेंस 2 है। सो वी कैन से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आप चाहें तो डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कोई बात नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि वो भी इस पूरे सैंपल पेपर का सॉल्यूशन देख सकें। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। पढ़िए क्वेश्चन को, रीड द क्वेश्चन। लीनियर इक्वेशन का है। क्या कहा जा रहा है, लाइंस आर नॉट पैरेलल। यदि लाइंस पैरेलल नहीं होगा तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा और इंटरसेक्टिंग होने का मतलब यूनिक सॉल्यूशन।
और उसके लिए हमने पढ़ा था a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। आप दोनों इक्वेशन से a1 a2 पता करिए 3 एंड 2, दोनों इक्वेशन से b1 b2 पता करिए 2k एंड 5। सिंप्लीफाई करो, so it will become 4k is not equal to 15, then k is not equal to 15/4, so we can say option B is the correct answer in this, right? चेक कर लो, ऑप्शन को चेक करो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है, बहुत आसान सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle if BC is 7, CD is 4, AD is 3 and हमें AB पता करना है। हमें पता है, वी नो द कॉन्सेप्ट कि यदि कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब हो रहा है तो इसके अपोजिट साइड्स के लेंथ इक्वल होंगे। सो वी कैन जस्ट अप्लाई द सिंपल फॉर्मूला AB प्लस DC इज इक्वल टू AD प्लस BC, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमें आंसर से मतलब है। तो आप फटाफट कॉन्सेप्ट लगाइए, कैलकुलेशन करिए और आंसर तक पहुंचिए। तो आप देख रहे हो कि AB की वैल्यू आ रही है 7 + 3 10 - 4 6 सेंटीमीटर। सो वी कैन से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, आपको आइडेंटिटी याद होगी, यू नो द आइडेंटिटी, क्योंकि क्वेश्चन सेक एंड टैन का है ना। जैसे कोई क्वेश्चन सेक एंड टैन का होता है तो हमारे दिमाग में स्ट्राइक होता है कि सेक द टैन, एक आइडेंटिटी थी सेक एंड टैन के फॉर्म में, वो क्या थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यदि मैं इस आइडेंटिटी में अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाता हूं तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू 1 आता है। नाउ रीड द क्वेश्चन, read the question, what do you mean by sec theta plus tan theta? It is given in the question, it is x, so x multiply sec theta minus tan theta is equal to 1, so therefore we can say sec theta minus tan theta is equal to 1/x। तो आंसर क्या आ गया, 1/x, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो फटाफट अपने नोटबुक पे साथ साथ इसको करते चले जाओ, केवल वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं, साथ साथ सॉल्व करो। चलो क्वेश्चन 6 पे आते हैं। जिन क्वेश्चन में मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, आप खुद से सॉल्व करो, आंसर चेक करते चले जाओ, वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो, आगे बढ़ा के देख लो, मतलब जरूरी नहीं कि पूरा सोल्यूशन सुनना है आपको। आप फटाफट साथ साथ सॉल्व करिए, जो नहीं समझ में आता है उसका सोल्यूशन देखिए, जो समझ में आता है सिर्फ आंसर चेक करिए और आगे बढ़ते चले जाइए। ओके, सो क्वेश्चन 6 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सारे ऑप्शन को देख के समझ में आ रहा है कि ऑप्शन डी में एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। आप सारे ऑप्शन को चेक करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का ट्राई करो। जिन क्वेश्चन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखते हैं और जहां पर ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। सो ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो दोबारा रिवाइंड करके सुनना। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ऑप्शन डी में क्या हो रहा है कि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और जब एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो इक्वेशन क्या बनेगा, लीनियर इक्वेशन बनेगा। देख रहे हो, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या था कि कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है ये पता करो। ओके, क्वेश्चन 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख करके तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट यदि आप इस पूरे डायग्राम को देखो तो जो शेडेड, जो डॉटेड पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये डॉटेड पोर्शन में 8 सेगमेंट है। ध्यान से देखना, ये जो डॉटेड सेगमेंट शेडेड पोर्शन है, इस शेडेड पोर्शन में 8 डिफरेंट सेगमेंट है। यदि मैं किसी एक सेगमेंट का एरिया पता कर लिया और 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ जाएगा। मैं इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करता हूं, आप देखना, मैं इस बात को डायग्राम में रिप्रेजेंट करता हूं। तो अब मैं एक काम करता हूं, जो फर्स्ट सर्कल आप देख रहे हो यहां पर ओ ए बी, मैं इस वाले सेगमेंट का एरिया फाइंड करता हूं जो मैंने सेट किया है। ध्यान से देखना, छोटा सा दिख रहा है, इस सेगमेंट का जो मैंने शेडेड पोर्शन बनाया उस सेगमेंट का एरिया पता करते हैं, सेगमेंट का एरिया, और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा, क्योंकि टोटल 4 डिफरेंट सेगमेंट है और हर एक में 2 सेगमेंट बन रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसमें लिखूंगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन 8 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ 1 सेगमेंट, ठीक है। एंड सेगमेंट का एरिया कैसे पता करते हैं, आपको फॉर्मूला याद होगा, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। नाउ व्हाट इज थीटा, रीड द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन, व्हाट इज थीटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टाइम ज्यादा नहीं है, जल्दी से आंसर करना है। आप देख रहे हो यहाँ पर
रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है, मैं डायग्राम में रिप्रेजेंट करता हूँ, रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है और कॉर्ड का लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये जो एंगल बनेगा थीटा, वो कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री। तो एंगल को 60 डिग्री लो एंड रेडियस को 1 लो, फटाफट सॉल्व करो। ओके, तो एंगल को 60 लिया तो ये आ गया 1/6, तो पाई आर स्क्वायर 1 हो गया पाई/6 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो ये √3/4 हो गया। आप देख सकते हो कि ऑप्शन डी एग्जैक्टली सेम, पूरा कैलकुलेट करना ही नहीं है ना। ऑप्शन कितना है, पाई के फॉर्म में दिया हुआ है, बहुत आसान है। सो 8 मल्टीप्लाई पाई/6 माइनस √3/4, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कोई पूरा सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं थी इसमें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन याद रखना, 1-1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन यदि आपने 15-20 मिनट में खत्म कर दिए तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपके लॉन्ग आंसर करने के लिए, केस बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए पूरा टाइम होगा। इसलिए फटाफट आंसर करना है। ओके, क्वेश्चन 8 पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी का छोटा सा क्वेश्चन है। अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड। आपको पता है एक पेयर ऑफ डाई को टॉस करेंगे 36 आउटकम्स आएंगे, 1 1 1 2 1 3 अप टू 6 6। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8 पता कर लो। नॉट गेटिंग के लिए क्या करेंगे, 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8, सम 8 कहाँ कहाँ पे आता है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ 1 6 में नहीं आएगा, 2 6 में आएगा। सम 8 कहाँ कहाँ पे आएगा, 2 6 में आएगा, 3 5 में आएगा, 4 4 में आएगा। सारे आउटकम को लिखते हैं। 5 3 में आएगा एंड 6 2 में आएगा। दीज 5 आउटकम्स, ये 5 आउटकम है जहां पे सम 8 आता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 5/36। बट हमें क्या पता करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सम 8। सम 8 नहीं आना चाहिए, तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आंसर क्या आ गया, 31/36, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल। तो जब भी किसी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द इवेंट पता करना है, मतलब गेटिंग द इवेंट को 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत आसान क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, 2 sin 5x इज इक्वल टू √3। मुझे x की वैल्यू पता करनी है, तो मैं पहले ये देखता हूं कि sin 5x क्या है, √3/2 है। साइन के टेबल में √3/2 कहां पे आता है, 60 डिग्री पे आता है। सो 5x इज इक्वल टू क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 12 डिग्री हो गया। ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 पे आते हैं। क्वेश्चन 10, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1 2 1 5 एंड देयर एचसीएफ इज 81। तो ऐसा करते हैं, इन दो नंबर को 81x एंड 81y मान लेते हैं। ऑफ कोर्स, बिकॉज इन दोनों का एचसीएफ 81 है, तो उन दोनों नंबर का एक फैक्टर 81 तो होगा ही। सो दो नंबर को हम 81x एंड 81y मान लेते हैं। इन दोनों का सम 1215 है और मुझे x एंड y के नंबर ऑफ पेयर्स पता करनी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, x एंड y का नंबर ऑफ पेयर्स पता करना है, नंबर ऑफ पेयर्स। ओके, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 81 कॉमन लिया, 1215/81 सिंप्लीफाई करते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 और 415। यस, तो दिस इज द इक्वेशन। x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 15 हो गया। अब आपको देखना है कि ऐसे कौन से दो प्राइम फैक्टर्स होंगे, ऐसे कितने कौन से पेयर्स बनेंगे जिन दोनों नंबर्स में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता है। ध्यान से सुनो, जिन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं आता। जैसे मैं कहता हूँ 1,14, उनका सम 15 होना चाहिए। मैं कहता हूँ 2,13, कोई कॉमन नहीं आ रहा है। मैं 3,12 नहीं ले सकता, बिकॉज 3 एंड 12 में कॉमन फैक्टर आता है। फिर मैं ले सकता हूँ 4,11, लिख सकते हैं, दिस कैन बी ए पेयर। ओके, 5 एंड 10 नहीं ले सकते, बिकॉज इसमें कॉमन फैक्टर है। 6 एंड 12 भी नहीं ले सकते। ओके, 7 एंड 8 ले सकते हैं, और इसके अलावा कोई फैक्टर होगा नहीं। सो देयर आर हाउ मेनी फैक्टर, 4। ऐसे 4 पेयर्स बन रहे हैं जिनका सम 15 है, और इन सभी का एचसीएफ जो पता करोगे 81 आएगा। 81x एंड 81y दो नंबर है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी 4। नंबर ऑफ पेयर्स पता करना था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कई बार आप जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं। ओके, क्वेश्चन 11, द एरिया ऑफ बेस, कितना आसान क्वेश्चन है। एक कोण की बात की जा रही है, एक कोण की बात की जा रही है। एरिया ऑफ बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, मतलब पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 51। एरिया ऑफ बेस कैसा है, सर्कुलर, एंड इट्स वॉल्यूम मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 85, एंड वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द कोन। सो ये जो पाई आर स्क्वायर 51 है, इसको इस पाई आर स्क्वायर की जगह पुट कर देते हैं।
इक्वेशन 1 से इस वैल्यू को पाई आर स्क्वायर की जगह पुट कर देते हैं क्योंकि मुझे h पता करना है, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो h इज इक्वल टू 85 मल्टीप्लाई 3 बाई 51, है ना। इसको कैंसिल करो, 17 एंड 17 5 85, h इज इक्वल टू क्या आ गया 5 सेंटीमीटर। मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। छोटा सा क्वेश्चन था कोन के ऊपर, बट यहाँ पे एरिया कर्व सरफेस एरिया ये टोटल सरफेस एरिया नहीं है, बल्कि एरिया बेस है, और बेस कैसा है सर्कुलर, इसलिए सर्कल के एरिया को हमने पाई आर स्क्वायर से कंसीडर किया है, राइट। तो पहले 11 क्वेश्चन हमने कर दिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, ये तो क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन पढ़ो और आंसर लिखो, क्योंकि सॉल्व करने लगा कुछ नहीं है इसमें। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज इक्वल होता है, जहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो होता है, जहां पे डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। और ये कब होगा, जब a एंड c का साइन सेम होगा। तो मैं कह सकता हूँ ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, c एंड a मस्ट हैव द सेम साइंस। ओके, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 क्या है, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ये थोड़ा सा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आ गया, बट कोई बात नहीं, कर लेते हैं फटाफट तेजी से करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल of radius 21 centimeter is cut off by arc of length 22 centimeter. ओके, सो मुझे इस सर्कल, इस सेक्टर का एरिया पता करना है, और एरिया पता करने के लिए मुझे क्या चाहिए, थीटा चाहिए। बिना थीटा का तो एरिया मिलेगा नहीं, बिकॉज एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। हाउ टू गेट थीटा, सो लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है ना, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। यहाँ से आप रेडियस पता कर लो, सो सॉरी रेडियस दिया, थीटा पता कर लो, सो 22 इज इक्वल टू थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर इज 21। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थीटा इंटू पाई भी पता कर सकता हूँ, पाई की वैल्यू पुट करना जरूरी नहीं, बट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सो 22 इज इक्वल टू, ये कैंसिल कर दो तो 180 आएगा, थीटा बाई 180 मल्टीप्लाई 22 बाई 7 मल्टीप्लाई 21। थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने आप से करो, कैलकुलेशन में मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है आपको। तो थीटा इक्वल टू मिल रहा है 60 डिग्री। कैलकुलेशन आप खुद से करिए, कैलकुलेशन में क्या हेल्प लोगे, आप तो कॉन्सेप्ट सीखो मुझसे। ओके, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, नाउ वी कैन पुट थीटा हियर टू फाइंड द एरिया। तो 60 बाई 360 multiply 22 by 7 multiply 21 multiply 21, so it is 1 by 6 and multiply 22 multiply 3 multiply 21, so 3 2 ja 11 और 21 multiply 11 231, so answer is option C 231। ठीक है, तो दो स्टेप में करना था। ये पहली बार पिछले 13 क्वेश्चन में एक ऐसा क्वेश्चन मिला जहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा। बाकी क्वेश्चन आप देख लो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के इस पेपर में जो क्वेश्चन का लेवल आप देख रहे हो, आपके बोर्ड एग्जाम का लेवल इससे कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप जितने ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करोगे उतना परफेक्शन आएगा। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और अपने दोस्तों को जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और बोर्ड एग्जाम लिख रहे हैं उनको शेयर करो, ताकि वो भी इस सैंपल पेपर को जो सीबीएसई ने रिलीज किया है जरूर सॉल्व करें। एंड कोई डाउट है इस वीडियो से हेल्प लें। ठीक है, ओके। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है सिमिलर ट्रायंगल का। ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। यदि हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल है तो आपको पता है इनके साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। कुछ गिवन सिचुएशन है, 6 सेंटीमीटर एबी है, डीई 9, ईएफ 6, एफडी 12, और हमें पेरीमीटर ऑफ एबीसी पता करना है। एक काम करते हैं, इसको एक्स और इसको वाई मान लेते हैं। यदि मुझे बीसी और एसी पता चल जाए तो पेरीमीटर का मतलब क्या है, इन तीनों को ऐड कर देंगे हम लोग। ओके, तो करते हैं, हम लोग कहते हैं कि चूंकि ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, इनके साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। व्हेन ट्रायंगल्स आर सिमिलर द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ओके, तो 6 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 12। सो इसको सॉल्व करते हैं, 6/9, यदि मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूं तो मुझे x मिल जाता है और 4 मिलता है, और यदि मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूं तो मुझे y मिलता है, और y क्या मिलता है, 8 मिलता है ना, 2/3 2/3, यस। सो x इज इक्वल टू 4 एंड
y इक्वल टू 8। अब डायग्राम को देखो, ट्राइंगल एबीसी का तीनों साइड मिल चुका है। सो व्हाट इज द पेरीमीटर, व्हाट विल बी द पेरीमीटर, ऐड कर दो तीनों साइड को, 6 + 4 10 + 8 18। सो पेरीमीटर हो गया 18 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, राइट। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी पता करना था। क्वेश्चन 15 पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर्स सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स टू बी अ वॉवेल। ओके, तो मैथमेटिक्स में कितने वॉवेल्स है काउंट कर लो। मैथमेटिक्स में कितने वॉवेल्स हैं, 4 वॉवेल्स हैं, एंड टोटल लेटर कितना है, 11। तो 4/11 प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, वॉवेल की। और ये किसके इक्वल है, 2/2s + 1। बहुत आसान क्वेश्चन था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ, मैं भी फटाफट सॉल्व कर रहा हूँ और थोड़ा डिटेल में चल रहा हूँ ताकि आपको इस समझ में आ जाए। और मुझे पता क्या करना है, x की वैल्यू। सो वी कैन से 8x इज इक्वल टू 18 एंड x इज इक्वल टू 18/8 विच कैन बी रिटन एज 9/4। सो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, 9/4, राइट। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, वॉवेल्स फाइंड करना था। मैंने देखा मैथमेटिक्स में 4 वॉवेल्स हैं एंड टोटल 11 लेटर हैं, तो वॉवेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/11। फॉर्मूला पता है प्रोबेबिलिटी का आपको। क्वेश्चन 16, इस तरह के क्वेश्चन को हम डायग्राम बना के सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप इसको एक डायग्राम बना लो एग्जैक्ट, तो आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह क्वाड्रेटरल है। क्योंकि आप देख रहे हो कुछ वर्टिसेस, कुछ कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस इक्वल है, जैसे 9,0। ओके, तो पॉइंट ए है यहाँ पर 9,0, एक्स एक्सिस का पॉइंट है। पॉइंट बी है 9,-6। ओके, 9,-6 पॉइंट बी हो गया, 9-6। पॉइंट सी है -90। ओके, तो पॉइंट सी हो गया -90 एंड पॉइंट डी हो गया -9,6। तो पॉइंट डी हो गया -9,6। ठीक है, ओके। सो सी डी हो गया, इसको ज्वाइन कर दो। ए बी सी डी कैसा बना, देख के पता चल रहा है क्या बना ये। ऑप्शन को देखो, इज इट स्क्वायर, नो। इज इट रेक्टेंगल, नो, बिकॉज रेक्टेंगल में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। इज इट पैरेललोग्राम, यस। इज इट ट्रापेजियम, नो। सो ऑप्शन सी इज अ पैरेललोग्राम। डायग्राम से क्लियर है। और क्या करोगे इसमें, अब डिस्टेंस विस्टेंस फार्मूला लगा करके, कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो है नहीं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक और क्वेश्चन हमने लिया था थोड़ी देर पहले, आई थिंक क्वेश्चन 1 या 2 था, वहां पर भी हमने डायग्राम बना दिया था और डायग्राम से पता चल गया था कि उसका आंसर क्या है, 2 यूनिट था। ठीक है, क्वेश्चन 17। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कितना आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने वाली कोई बात ही नहीं, स्टेटमेंट को पढ़ो, आंसर क्लियर है। द मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20.5। 9 ऑब्जर्वेशन का मीडियन 20.5 है। यदि हर एक ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड कर देते हो तो मीडियन में क्या होगा, मीडियन तो एक पर्टिकुलर टर्म है ना, एक मिडिल मोस्ट टर्म है। तो यदि मैं हर एक ऑब्जेक्ट में 2 ऐड कर दूंगा तो मीडियन भी 2 ऐड हो जाएगा, क्योंकि मीडियन तो मिडिल टर्म है ना, एक टर्म है पर्टिकुलर और उसमें भी आप 2 ऐड कर रहे हो, तो मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन भी 2 ऐड हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। द लेंथ ऑफ टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ सर्कल, पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, ध्यान से देखना। पाइथागोरस का क्वेश्चन है, the length of tangent drawn to a circle of radius 9 centimeter from a point at a distance of 41 centimeter from the center। तो आप बताइए लेंथ ऑफ टैंजेंट क्या होगा, मुझे पी क्यू पता करना है, जबकि एंगल क्यू 90 डिग्री है। सो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर एंड प्लस ओ क्यू स्क्वायर। पुट द वैल्यू। क्लास 10th में आ गए हो, अब मैं पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करके क्या बताऊंगा आपको। 9 स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, क्या कर दिया मैंने, पी क्यू तो फाइंड करना है ना मैं। ओके, सो पी क्यू स्क्वायर एंड प्लस 9 स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करोगे पी क्यू इक्वल टू 40 सेंटीमीटर आएगा। आप ऑप्शन चेक कर लेना कैलकुलेट करके। सो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था। अब हमारे पास 2 एसर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। एसर्शन रीजनिंग का ऑप्शन पता है आपको क्या होता है, पहला ऑप्शन होता है एसर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एसर्शन। दूसरा ऑप्शन होता है assertion and reason both are correct, both are true and reason is not the correct explanation of assertion, मतलब वो उससे रिलेटेड नहीं है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन सी होता है assertion is true and reason is false एंड ऑप्शन डी होता है assertion is false and reason is true। 4 तरह के ऑप्शन है। तो सबसे पहले आपको देखना है क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। ओके, तो assertion की बात करते हैं। 5 to the power n cannot end with the digit 0। ऑफ कोर्स
5 to the power 2 25, 5 to the power 3 125, 5 to the power 4 625. इज दिस कैन नॉट एंड इन जीरो, क्योंकि जीरो से एंड होने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें दो फैक्टर 2 एंड 5 जरूर होना चाहिए। एंड रीजन भी वही लिखा हुआ है जो मैं कह रहा हूं कि आपके दो फैक्टर क्या होने चाहिए, 2 एंड 5 एंड इन जीरो होने के लिए। इसका मतलब assertion एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 20 में भी ये ऑप्शन सेम होगा, क्वेश्चन अलग है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है cos a प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ओके, cos a प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो cos a इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर ए दैट इज sin स्क्वायर ए। ओके, अब इस वैल्यू को यदि मैं पुट कर देता हूं यहां पर, तो sin स्क्वायर ए and plus sin to the power 4a can be written as cos a and plus cos square a from equation 1। तो इसका आंसर क्या आ गया 1। हो सो ये कैसे आया 1? ऑफ कोर्स यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमने यहाँ पे लगा फर्स्ट स्टेप में। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। इसका मतलब रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। सो ऑप्शन ए करेक्ट यहाँ पर भी हो गया, assertion and reason both are correct। सो ये 20 क्वेश्चन हमने 1 मार्क के कंप्लीट कर लिए। अब हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, है ना। 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं स्टेप बाय स्टेप, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मुझे उम्मीद है कि साथ साथ आप लोग भी सॉल्व कर रहे हो। मैंने आपको क्या कहा कि आप साथ साथ सॉल्व करते चले जाओ, जहां पे डाउट नहीं है उसमें केवल आंसर चेक कर लो, जहां पे डाउट्स है उसका एक्सप्लेनेशन सुनो और वीडियो को फॉरवर्ड करके आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट सैंपल है, पर इसको जरूर सॉल्व करिए। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन 21। अब ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप हमें ये भी समझना है कि स्टेप्स को लिखना कैसे है। स्टेप मार्किंग होती है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में, तो स्टेप्स को लिखना कैसे ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारे आंसर्स गलत होते हैं बट फिर भी स्टेप मार्किंग में कुछ मार्क्स मिल जाते हैं, इसलिए यू मस्ट नो हाउ टू राइट द स्टेप। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में जहां कहीं भी फॉर्मूला अप्लाई करते हो या थ्योरम अप्लाई करते हो, उस फॉर्मूले को या उस थ्योरम को ब्रैकेट में मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि उसके मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। चलो अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का छोटा सा क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट इसका करता हूं। 8 10 12 एंड सो ऑन अप टू 60 टर्म्स, ये एक एपी है। हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म। ओके, टोटल 60 टर्म्स है एक एपी में। एक एपी में कितने टर्म्स है, 60 टर्म्स है, और मुझे लास्ट के 10 टर्म्स का सम पता करना है। तो इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ बड़े ध्यान से आंख बंद करके ऑब्जर्व करके देखना। यदि मेरे पास एक एपी है जिसमें 60 टर्म्स दिया गया है, तो मुझे लास्ट के 10 टर्म्स का सम पता करना है। मैं एक काम कर सकता हूँ, टोटल 60 टर्म्स का सम फाइंड करके उसमें फर्स्ट 50 टर्म्स का टर्म सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सम ऑफ 60 टर्म्स में यदि मैं सम ऑफ 50 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा। अरे टोटल 60 टर्म्स के सम में शुरू के 50 टर्म्स के सम को हटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या बचेगा, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स बचेगा। तो यही तो फाइंड करना है, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म। तो मैं कर सकता हूँ S60 माइनस S50। ओके, सो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला n by 2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n minus 1 that is 60 minus 1 multiply d माइनस सम ऑफ 50 टर्म्स क्या होगा, 50 by 2 मल्टीप्लाई 2a प्लस 50 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, a क्या है 8 और d कितना है 2, पुट कर दो। 30 मल्टीप्लाई 2a का मतलब हो गया 4। मैं थोड़ा शॉर्टकट में करता हूँ, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करना, बट इन चीजों के मार्क्स नहीं मिलते हैं जो मैं कह रहा हूँ। वो क्या कर दिया मैंने, गलत कर दिया ना, a की वैल्यू 8 दी हुई, तो 8 टू जा 16 एंड प्लस 59 मल्टीप्लाई 2, तो 9 टू जा 18 एंड 118 माइनस 25 मल्टीप्लाई 2a हो गया 16 एंड प्लस 49 मल्टीप्लाई 2 98। सो दिस इज कॉल्ड 30 मल्टीप्लाई 134 माइनस 25 मल्टीप्लाई 114, है ना। मल्टीप्लाई करते हैं 4 थ्री जा 12 एंड 39 44,020 माइनस
5 हो जाए 20 एंड 55 प्लस 8 63 एंड 265 6 2850 सब्ट्रैक्ट करोगे 12 माइनस 5 7 और 9 माइनस 8 1 एंड 1 सो आंसर आ गया 1170। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना, आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। सो आंसर इज 1170। क्या किया, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था। फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन कि सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स फाइंड करने के लिए पहले 60 टर्म्स में 50 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वी नो हाउ टू फाइंड S60 एंड वी नो हाउ टू फाइंड S50, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 एक आसान सा क्वेश्चन है किस टॉपिक पे, जिसमें आपको दो इक्वेशन पता करना है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1, साइन के टेबल में 1 कितने डिग्री पे आता है, 90 डिग्री पे आता है। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, एंड दिस मेक्स द इक्वेशन a plus b is equal to 90 degree. This is the equation number 1. Similarly, the second equation we have cos a minus b is equal to root 3 by 2. So we can say cos a minus b is equal to cos 30 degree. Cos 30 की वैल्यू क्या होती है, root 3 by 2. So we got a minus b is equal to 30 degree. This is the second equation. Now we can solve both the equation to find a and b. Question क्या था, a and b पता करो। Okay, so दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। So 2a is equal to 120, a is equal to 60 degree and b is equal to 9। इक्वेशन 1 में a की वैल्यू पुट कर दो, 30 डिग्री आ जाएगा। तो आंसर इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है। आगे बढ़ते हैं, अभी तक हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन हमारे पास है, AP एंड DQ आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड DEF। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सिमिलर ट्रायंगल का। तो मैंने एक डायग्राम बनाया ABC, मैंने दूसरा डायग्राम बनाया, आई मेड अनदर डायग्राम DEF एंड देयर आर द मीडियन which name AP, medians का मतलब ये हो गया मिड पॉइंट, एंड DQ is the another, मीडियन जैसा लग नहीं रहा है, थोड़ा दोबारा बना लेता हूँ। So DQ is the another median, very good। Okay, so हमें कहा जा रहा है कि ABC and DEF सिमिलर है। ओके, ABC and DEF सिमिलर दिया हुआ है। What we have to prove? See very carefully in the diagram. We have to prove AB by DE is equal to AP by DQ। और ये सारे का सारा पार्ट कौन से दो ट्रायंगल में आता है, उसको सिमिलर प्रूव करो। AB, DE, AP एंड DQ कौन से दो ट्रायंगल में आता है, देखो ट्रायंगल ABP एंड DEQ, इन दोनों को सिमिलर करना है। ABP को DEQ को सिमिलर करना है। तो पहले ये दो तो दोनों सिमिलर दिया हुआ है, इससे ये बात क्लियर है कि एंगल B और एंगल E इक्वल होगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF सिमिलर दिया हुआ है। ओके, यदि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि AB by DE is equal to BC by EF। Is it correct? Is it correct? Is it correct? Is it correct? बिकॉज ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF सिमिलर है, तो ये दोनों इक्वल होगा। ओके, सो नाउ वी कैन सी AB by DE is equal to BC can be written as 2 times of BP. Yes or no? See the diagram. And EF can be written as 2 times of EQ. See the diagram. See the diagram. So 2 is cancelled with 2. We can say AB by DE is equal to BP by EQ. Now, very carefully, you can see equation 1 and 2. वेरी केयरफुली इक्वेशन 1 एंड 2 को पढ़ो। इक्वेशन 1 कह रहा है कि एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, और इक्वेशन 2 कह रहा है ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी पी बाई ई क्यू है। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स बाई एस ए एस, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी वी कैन से ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई क्यू। And if these two triangles are similar, जो हमें प्रूफ करना था, AB by DE can be written as AP by DQ। दो स्टेप में हमने काम किया,
बट हमने पहले ये पता कर लिया था कि हमें इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, क्योंकि जब तक ये दोनों सिमिलर नहीं होगा तब तक हम ये बात प्रूफ नहीं कर पाएंगे जो प्रूफ दैट में दिया गया है। ठीक है, और उसके लिए हमने जो गिवन सिमिलर ट्रायंगल था उसको यूज कर लिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, ट्रायंगल एंड सर्कल ये दो चैप्टर ज्योमेट्री के चैप्टर हैं, और इसमें आपको बहुत केयरफुली करना है, बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। नाउ सी क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24 इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड ट्रिकी क्वेश्चन। बड़े ध्यान से आप क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को पढ़िए, पढ़िए फर्स्ट पार्ट को। यदि कोई डाउट हो चैट बॉक्स में लिख के, कमेंट बॉक्स में लिख के बताते रहो। ओके, सो नाउ इन दिस क्वेश्चन, अ हॉर्स, अ काउ एंड अ गोट graze this field, okay, whose radius are given. How much? पढ़ो क्वेश्चन को। 14 मीटर। इन सभी का रेडियस क्या है, इन सभी सेक्टर्स का रेडियस क्या है, 14 है। और इस ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ 35 मीटर, 40 मीटर एंड 50 मीटर है। फाइंड द एरिया ग्रास फील्ड दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय देम। मतलब मुझे इन तीनों शेडेड पोर्शन के एरिया का सम पता करना है। ओके, सो एरिया ऑफ ग्रास फील्ड जो पता करना है हमें, ग्रेज्ड बाय देम, इज एंगल ए बाय 360 डिग्री, मतलब थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। एरिया ग्रेज्ड बाय द हॉर्स, हॉर्स के बाद क्या है, काउ। ओके, तो एरिया ग्रेज्ड बाय काउ को क्या कहते हैं, एंगल बी, दैट इज थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, आर इज 14। ओके, एंड एंगल सी बाय 360 डिग्री, एरिया ग्रेज्ड बाय गोट इज पाई मल्टीप्लाई 14 स्क्वायर। This is the total area we need to find. This is a tricky question. Angle A, angle B and angle C are not given. No need to find the individual angles. We can just add all the three areas of the sectors. And now we can take pi multiply 14 square by 360 degree common. In all the three terms, the remaining part will be angle A plus angle B plus angle C. Now you know by angle sum property, this is 180 degree. So where we need to find the exact angle A, B and C. कोई जरूरत नहीं थी फाइंड करने की। Now we can put the value 22/7 multiply 14 multiply 14 divided by 360 and multiply 180. कैलकुलेशन करते हैं। 180 एंड 360 कैंसिल हो गया, 7 2 जा 14 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 22 मल्टीप्लाई 14, 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8 प्लस 2 10 एंड 308 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, बट ट्रिकी क्वेश्चन था। कई बार हम सोचने लग जाते हैं कि एंगल ए तो पता ही नहीं, तो इस सेक्टर का एरिया कैसे मिलेगा, एंगल बी तो पता नहीं, इस सेक्टर का एरिया कैसे मिलेगा। जरूरत ही नहीं थी एंगल फाइंड करने की। क्लियर है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको याद होगा इस तरह क्वेश्चन में सॉल्व किया था। आप डायग्राम को ध्यान से देखिए और पढ़िए पूरा क्वेश्चन को। रीड द क्वेश्चन। ट्रायंगल एबीसी ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस 4 सेंटीमीटर, मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ डायग्राम में। रेडियस 4 सेंटीमीटर, ये परपेंडिकुलर है। ओके, ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। बीडी एंड डीसी आर द लेंथ। ओके, बीडी का लेंथ है 10 सेंटीमीटर एंड डीसी का लेंथ है 8 सेंटीमीटर। ओके, आपने पढ़ा था कि किसी सर्कल में फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स इक्वल होता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ CD 8 है तो CF भी 8 होगा। डायग्राम में देखते चले जाओ मैं क्या कह रहा हूँ। BD 10 है तो BE भी 10 होगा। ओके, AE और AF नहीं पता, इसको X मान लेते हैं। इक्वल होगा दोनों। फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट A द लेंथ ऑफ बोथ द टेंजेंट्स आर इक्वल। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स AB एंड AC। मतलब यदि मुझे X पता चल जाए तो काम बन जाएगा। मुझे साइड AB एंड AC पता करना है, सो वी नीड टू फाइंड X। हाउ टू फाइंड X?
एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज गिवन। तो ट्रिकी क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। कैसे? कैसे? एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, डायग्राम में देखना, डायग्राम में देखना, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी। में थोड़ा छोटा लिख रहा हूं बट कोई बात नहीं, आप मेरी बात तो सुनो और लिखते चले जाओ। एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को हमने 3 पार्ट में किया, एओबी प्लस बीओसी प्लस एओसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्वेश्चन में दिया हुआ 90। एबीसी का एरिया क्या होगा? हाफ मल्टीप्लाई बेस एबी विच इज एक्स प्लस 10 एंड मल्टीप्लाई रेडियस हाउ मच? 4। ठीक है। एरिया ऑफ बीओसी पता, बीसी बीओसी पता करते हैं। सो हाफ मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ बीसी, 10 प्लस 8 कितना हो गया? 18 मल्टीप्लाई 4 एंड प्लस एरिया ऑफ एओसी पता करते हैं। हाफ मल्टीप्लाई एसी कितना है? एक्स प्लस 8 एंड मल्टीप्लाई 4। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, मुझे एक्स पता करना है अल्टीमेटली। तो मैं एक काम करता हूं, 1/2 और 4 को कैंसिल कर देता हूं, 1/2 और 4 को सब में कैंसिल कर देता हूं। तो ये मिलता है 90 इज इक्वल टू 2 कॉमन हो जाएगा, एक्स प्लस 10 प्लस 18 एंड प्लस एक्स प्लस 8। ठीक है, सो ये बन जाएगा 90/2 45 इज इक्वल टू 2x एंड प्लस 36। सो 45 माइनस 36 कितना हो गया? 9 इज इक्वल टू 2x। सिंप्लीफाई करो, वी गॉट x इज इक्वल टू 9/2 दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। सो मुझे x मिल गया, we got x which is 4.5 centimeter. Now see the diagram, what we have to find AB. So AB is 10 plus x, that is 14.5 centimeter, and we need to find AC which is 8 plus x, that is 4.5. तो ये हो गया 8 plus 4.5 कितना हो गया? 12.5 सेंटीमीटर। सो वी गॉट द आंसर फॉर AB एंड AC। बट ये ट्रिकी क्वेश्चन था जिसमें हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल को 3 पार्ट में डिवाइड किया, जबकि ये क्वेश्चन सर्कल का है। बोर्ड एग्जाम हमें थोड़ी पता है कि चैप्टर क्या लग रहा है। दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन 26 पे आते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का, सर्कल का क्वेश्चन है, बट आप पढ़िए ध्यान से इसको, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। आप देखिए, xy and x dash y dash are two parallel tangent to a circle of center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B according to the diagram. Okay, and we have to prove angle AOB 90 degree. आप मुझे ये बताइए कि एंगल POQ कितना होगा? एंगल POQ कितना होगा? 180 डिग्री, और मुझे AOB 90 डिग्री करना है, मतलब मुझे इक्वल एंगल्स बनाने हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप यदि इस क्वेश्चन में 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूव कर दोगे तो काम हो जाएगा। आप ऐसा करिए, ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल AOC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। कैसे करोगे? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। AP इज इक्वल टू AC, फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट लेंथ ऑफ 2 tangents आर इक्वल। PO इज इक्वल टू CO, रेडियस ऑफ अ सर्कल्स आर इक्वल। ठीक है, एंड तीसरा OA इज इक्वल टू OA कॉमन। सो बाय साइड 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 congruency, similarity congruency, we can say triangle POA is congruent to triangle AOC। इससे फायदा ये हुआ कि मैं लिख सकता हूं कि एंगल POA, डायग्राम को देखो, डायग्राम को देखो, एंगल POA इज इक्वल टू एंगल AOC। ये दोनों इक्वल हो गया, इसको मैं x मान लेता हूं। मैं इसको क्या मान लेता हूं? x मान लेता हूं। तो ये x हो गया और ये x हो गया। सिमिलरली यदि मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करता हूं, इन दोनों को, नीचे वाले दोनों ट्रायंगल को, तो दोनों एंगल y हो जाएगा। मैं इसको करता नहीं हूं, आप इसको कर लेना पूरा। सो मैं कर सकता हूं, सिमिलरली ट्रायंगल QOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। देन बाय CPCT वी कैन से BOC इज इक्वल टू एंगल QOB, और ये दोनों y हो गया। अब डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं इसको, ये दोनों y हो गया। ठीक है, अब ये पूरा एंगल PO की कितना है? 180 डिग्री। नाउ सिंस एंगल
POQ is equal to 180 degree. See the diagram. It can be divided into four parts. X plus y plus y is equal to 180 degree. So we can say x plus y is equal to 90 degree, and x plus y can be written as angle AOB. See the diagram. See the diagram. So angle AOB कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया. So we got the answer जो कि हमें प्रूव करना था. एंगल AOB is equal to 90 डिग्री. ये क्वेश्चन क्या था? सर्कल का तो है, बट बेसिकली ये क्वेश्चन किसका है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 27. क्वेश्चन 27 एक रियल नंबर का एचसीएफ एलसीएम का बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड प्रॉब्लम है, जिसको प्रैक्टिकली सोच करके विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको. पढ़िए. इन अ वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड साइंस आर. इंग्लिश के 36 टीचर्स, हिंदी के 60 टीचर्स एंड साइंस के 84 टीचर्स हैं. फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग ऑफ द सेम सब्जेक्ट. सबसे इंटरेस्टिंग और आसान तरीका होता है जब एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन को हम सोच रहे होते हैं कि इसमें एचसीएफ लगेगा या एलसीएम, तो आपको ये पता करना है कि हमें जो नंबर चाहिए वो इनसे छोटा है या बड़ा. ऑफ कोर्स छोटा है, तो मुझे एचसीएफ पता करना है. बड़ा होता तो एलसीएम करना होता. तो बेहतर है कि हम सबसे पहले इनका एचसीएफ पता कर लें. पता चल गया कि मुझे एचसीएफ पता करना है. एचसीएफ पता करने के लिए कॉमन फैक्टर ढूंढना है. तो 36 को मैं लिख सकता हूँ 2 to the power 2 मल्टीप्लाई 3 to the power 2. प्राइम फैक्टराइज कर लो. और इसको लिख सकते हैं 2 to the power 2 मल्टीप्लाई 3 to the power 1 मल्टीप्लाई 5 to the power 1. 84 को लिख सकते हैं 2 to the power 2 मल्टीप्लाई 3 to the power 1 मल्टीप्लाई 7 to the power 1. इन तीनों में कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है? तो 2 to the power 2 कॉमन है एंड 3 to the power 1 कॉमन है. सो वी कैन से 4 3 जा 12. तो एचसीएफ कितना आ गया? 12. अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. मुझे एचसीएफ नहीं पता करना था, मुझे पता करना है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड. ओके, तो इंग्लिश टीचर के लिए कितना रूम लगेगा? 36 by 12, 3 रूम्स लगेगा. हिंदी टीचर्स के लिए कितना रूम लगेगा? 60 by 12, 5 रूम्स लगेगा. और साइंस टीचर के लिए कितना रूम लगेगा? 84 by 12, दैट इज 7 रूम्स लगेगा. तो इन तीनों को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ रूम पता करो. कितना हो गया? 15. द आंसर इज 15. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेस्ड ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम. और इस टॉपिक के ऊपर और प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में 100 से नीचे गिरा सकता है. तो एचसीएफ एलसीएम के ऊपर और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको, जिससे कि आप ये आइडेंटिफाई करना सीखो द क्वेश्चन इज वेदर फ्रॉम एचसीएफ और एलसीएम. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 28. पॉलिनोमियल का सेट पैटर्न का क्वेश्चन है, बट स्क्वायर रूट में है. कोई घबराने वाली बात नहीं है, ध्यान से सुनो. 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 रूट 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस रूट 2. क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पहले तो आप इसके जीरोस को पता करो और फिर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट को वेरीफाई करो. रिलेशन क्या था? वो रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय होना चाहिए एंड अल्फा इंटू बीटा सी बाय होना चाहिए. तो पहले एबीसी तो पता है हमें, यहाँ पे अल्फा बीटा पता कर लेते हैं और उसके लिए मुझे इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा. तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं. मिडिल टर्म ऑलरेडी दो पार्ट में, यदि ब्रैकेट को हटा दिया जाए तो मैं यहाँ पे दो फैक्टर फाइंड करने की कोशिश करता हूँ. एक्स कॉमन लिया 2x माइनस 1 माइनस रूट 2 कॉमन लिया 2x माइनस 1. सो वी गॉट टू फैक्टर 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस रूट 2. So we can say alpha is equal to 1 by 2 and beta is equal to root 2. So we got alpha and beta. अब मुझे देखना है कि अल्फा प्लस बीटा क्या माइनस बी बाई ए के इक्वल है. चेक करते हैं. सो नाउ अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? 1 by 2 प्लस रूट 2. कोई गलती तो नहीं किया हमने? 2x माइनस 1 मान नहीं, ठीक है. सो लेफ्ट हैंड साइड बन गया. यदि एलसीएम लेते हो तो 1 प्लस 2 रूट 2 बाई 2. ओके, माइनस बी बाई ए क्या बनता है? जरा ध्यान से देखना. एबीसी यहाँ पे दिया है A2
एंड b इज माइनस ऑफ 1 प्लस 2 रूट 2 एंड c इज रूट 2। पुट करते हैं। सो माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 2 रूट 2 एंड डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया एंड दिस इज 1 प्लस 2 रूट 2 बाई 2। तो आपने देखा अल्फा प्लस बीटा एंड माइनस बी बाई इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा को वेरीफाई करते हैं, तो 1/2 मल्टीप्लाई रूट 2, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया रूट 2/2। ओके, सी बाई ए को देखते हैं, व्हाट इज सी? रूट 2 एंड ए क्या है? 2, सो ये रूट 2/2 आ गया, सो ये भी इक्वल आ गया। सो दिस वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरोज। आसान क्वेश्चन था, स्क्वायर रूट से कोई घबराने वाली बात नहीं है। स्क्वायर रूट का क्वेश्चन और आसान होता है क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट करना ही नहीं पड़ा हमें, पहले से दो पार्ट में था। पॉलिनोमियल का सेट पैटर्न का क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 29। ओके, फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। सिंस साइन थीटा एंड प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 3। आई होप आपको ये पूरा सैंपल पर समझ में आ रहा है। यदि आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर में कहीं पे डाउट है और अब तक आप वीडियो देख चुके हो तो मतलब आप बहुत सिंसियर स्टूडेंट हो। यदि आपको किसी चैप्टर को पर्सनली पढ़ना है, आप ऑनलाइन मैथ्स की वेबसाइट से लिंक को क्लिक करके मेरे साथ 1-to-1 क्लास शेड्यूल कर सकते हो। मैं आपकी पर्सनली हेल्प कर सकता हूँ। ओके, यदि कोई पर्टिकुलर चैप्टर में, यदि कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप डाउट सेशन मेरे साथ रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, सैंपल पेपर को पूरा सॉल्व करते हैं। नाउ हम क्वेश्चन 29 तक आ चुके हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रूट 3। ओके, मुझे टैन प्लस कॉट पता करना है, तो मैं यहां से एक रिलेशन फाइंड करता हूं, सिंपल रिलेशन बिटवीन साइन एंड कॉस। वो क्या बनेगा? मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेता हूं। एक सिंपल रिलेशन बिटवीन साइन एंड कॉस पता कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसको कैसे यूज करना है, प्रूव दैट में। तो जब मैं इसको स्क्वायरिंग कर दिया, तो नाउ वी कैन यूज द आइडेंटिटी इन द लेफ्ट हैंड साइड, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। राइट हैंड साइड क्या बन गया? 3। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3, देन 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2, देन वी गॉट साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, व्हाट वी हैव टू प्रूव, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ जो प्रूफ करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। हमें इसको 1 तक लेके चलना है। तो चूंकि हमें हमारे पास जो इक्वेशन है वो साइन कॉस के अंदर है, तो मुझे tan cot को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा एंड प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। आप एलसीएम लो, सो इट इज साइन थीटा कॉस थीटा एंड न्यूमरेटर बन गया साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए ये तो 1 हो गया, डिनोमिनेटर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वेशन 1 से क्या है? 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आंसर इज व्हाट? 1। दिस इज राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था। फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया, बहुत आसान क्वेश्चन था, बट इंपॉर्टेंट क्या था कि एक इक्वेशन दिया है, दूसरा प्रूफ करना है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन दिया है उससे एक रिलेशन फाइंड करके छोड़ दो और इसको कहीं ना कहीं हमें प्रूफ दैट में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन 30। काफी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ऑन अ पर्टिकुलर डे, ये केस बेस्ड क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, बट ये केस बेस्ड नहीं है। On a particular day, Vidhi and Unnati could not decide on who would get the drive the car. They had one coin each and flipped their coin exactly 3 times. The following was agreed upon. Okay, तो यदि इसने कॉइन को 3 बार टॉस किया तो क्या क्या आउटकम्स आया होगा, पहले ये पता करते हैं। 3 बार टॉस किया होगा तो 8 आउटकम्स आया होगा। एच 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 तीनों पे हेड आया होगा, एच एच टी, ओके, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एस टी, टी टी एच एंड टी टी टी। कितने आउटकम्स हो गए? 8 आउटकम्स। ओके, ठीक है। द फॉलोइंग वाज एग्रीड अपॉन, फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ कि विधि गेट्स 2 हेड इन अ रो। यदि विधि 2 हेड आएगा तो विधि ड्राइव करेगी कार को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विधि ड्राइव द कार 2 हेड्स इन अ रो। 2 हेड्स किस में आ रहा है? काउंट करो,
3/8 इज द प्रोबेबिलिटी। टू हेड्स किस में आ रहा है? टू हेड्स एंड टू हेड्स। ओके, सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ उन्नति गेट्स अ हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ टेल। अ हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय द टेल। टेल के जस्ट बाद हेड आता है, तो कौन से आउटकम है? 1, 2, 3, 4। 4/8 आता है। हु हैज ग्रेटर प्रोबेबिलिटी टू ड्राइव द कार एंड जस्टिफाई आंसर। तो किसकी चांसेस ज्यादा है कार को ड्राइव करने का? उन्नति। उन्नति हैज ग्रेटर प्रोबेबिलिटी टू ड्राइव द कार। तो आंसर क्या हो गया? उन्नति। ठीक है, सो क्वेश्चन 30 का आंसर हो गया उन्नति। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था ये। ओके, क्वेश्चन 31 बहुत आसान सा क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन का है। द मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बब्बन आर इन द रेशियो 3:4। ओके, सो आर्यन एंड बब्बन का मंथली इनकम 3x एंड 4x हो सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि आर्यन एंड बब्बन, ए एंड बी, का जो मंथली इनकम है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो रेशियो 3 एंड 4 है, तो 3x एंड 4x ले सकते हैं। एंड मंथली एक्सपेंडिचर को क्या करना है? 5:7 का रेशियो, तो इसको डिफरेंट वेरिएबल मान लो, 5y एंड 7y। एंड इन दोनों का जो सेविंग्स है वो 15,000 रुपीज है। आप मुझे बताइए कि इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का रिलेशन क्या होता है? यू नो, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। सो यहां से दो इक्वेशन बनता है। ए के लिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, फर्स्ट इक्वेशन। एंड बी के लिए भी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, दिस इज द अनदर इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया? फाइंड देयर मंथली इनकम। फाइनली हमें क्या पता करना है? इनकम पता करना है। सो मुझे एक्स की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, वाई को एलिमिनेट कर देते हैं, एक्स मिल जाएगा। सो इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। मुझे डायरेक्ट एक्स पता कर लेता हूँ, वाई की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि इनकम पता करना है हमें। सो इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 21x माइनस 35y इज इक्वल टू 105,000। ओके, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 20x माइनस 35y इज इक्वल टू, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 75,000। ओके, सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों इक्वेशन को, तो 35y कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 30,000। सो वी गॉट x। अब दोनों का मंथली इनकम पता करना है, तो इनकम को हमने क्या कंसीडर किया? 3x एंड 4x। सो ए का जो इनकम होगा वो 90,000 होगा, 3 मल्टीप्लाई x, एंड बी का जो इनकम होगा वो 4 मल्टीप्लाई x, तो 4 मल्टीप्लाई 30,000 क्या होगा? 1,20,000। तो आंसर क्या हो गया? 90,000 एंड 1,20,000। आंसर को रुपीज में लिखो, क्योंकि क्वेश्चन रुपीज में दिया था। सिंबल्स मिस मत करना, नहीं तो बोर्ड में इसके भी मार्क्स कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ, बस राइटिंग स्टेप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, क्वेश्चन 32। अब ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक का भी हो सकता है, हमें अभी नहीं पता कौन से टॉपिक का है, डिपेंड करता है कि इक्वेशन बनेगा क्या। तो बनाते हैं। A train travels at a certain average speed for a distance of 63 km and then travels at a distance of 72 km at an average speed of 6। ओके, सो यहाँ पे दो अलग अलग डिस्टेंसेस इसको ट्रेवल करना है ना। A train travels at a certain speed at a distance of 63 km and then travels 72 km। तो यहाँ पे जो इसका स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर। ओके, और यहाँ पे स्पीड को बढ़ाने के लिए कहा गया, क्या कहा जाएगा? 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द ओरिजिनल स्पीड, तो हो गया x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, मैं इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ।
63 किलोमीटर जाएगा x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एंड 72 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोनों का टाइम तो पता कर सकते हैं हम लोग। ओके, सो टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो टाइम टेकन यहां पे मिल गया एंड सेकेंड पार्ट में टाइम क्या होगा, डिस्टेंस 72 बाय स्पीड x प्लस 6। ओके, इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, मतलब टोटल जर्नी में 3 घंटे लगते हैं, मतलब दोनों का टाइम को ऐड करके बन जाएगा 3 घंटे। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी कैन मेक द इक्वेशन विच इज 63 by x plus 72 by x plus 6 and this total will be equal to 3 hours and we have to find the original speed, means we have to find x। अब ये क्वेश्चन कैसा बना, क्वाड्रेटिक बना करके देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में एलसीएम वगैरह लेके। बट एक देखो वर्ड प्रॉब्लम आप जब भी करते हो स्टेटमेंट को पढ़िए, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करो और फिर आप सिंप्लीफाई करके देखो कि क्या स्टेटमेंट के बेसिस पे बन रहा है। यदि दो वेरिएबल आता तो जनरली लीनियर बनता है जैसे पिछले क्वेश्चन में बना था, बट यहाँ पर सिंगल वेरिएबल आ रहा है और ये क्वाड्रेटिक बन रहा है। सॉल्व करके देखते हैं इसको। तो 63 मल्टीप्लाई x प्लस 6 प्लस 72 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई को 3x मल्टीप्लाई x प्लस 6। तो ये बनता है 63x प्लस 6 3 जा 18 378 प्लस 72x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर एंड प्लस 18x। सिंप्लीफाई करते हैं, सबको राइट साइड ले जाते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 63x माइनस 72x माइनस 378 इज इक्वल टू 0। सो 3x स्क्वायर माइनस 117x माइनस 378 इक्वल टू 0। इन तीनों में एक कॉमन फैक्टर 3 कॉमन है। सो इन सबको दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इक्वेशन थोड़ा और आसान हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 एंड 27 3 9 जा 27x माइनस, इसको भी कैंसिल करो 1 12 एंड 18, तो 3 6 जा 18। सो ये बन गया इक्वेशन। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू पता करना, विच विल बी द ओरिजिनल स्पीड। ओके, तो करते हैं इसको सॉल्व। सो 126 को इसको आइदर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर सकते हो या प्राइम या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हो। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ट्राई करते हैं। तो 126 2 63 7 9 3 3 तो 14 और 9 42 एंड 3, सो माइनस 42x एंड प्लस 3x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 42 मल्टीप्लाई x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आ रही है, माइनस 3 एंड 42। माइनस 3 रिजेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव और x क्या था, स्पीड था। सो वी कैन से द फाइनली द स्पीड ऑफ द एवरेज स्पीड जो हमें पता करना था, स्पीड ऑफ ट्रेवल इज 42 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर इज व्हाट, 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 33 पे। बहुत तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। क्या पता करना है, क्या है फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल मतलब DE is parallel to BC and we have to prove the other two sides in the same ratio, means if DE is parallel to BC then we have to prove AD by DB is equal to AE by EC. What is this?
क्या है ये बीपीटी है, ये थेल्स थ्योरम है जिसको आपको प्रूफ करना है। और इसके ऊपर तो मैंने पहले भी कई वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कि हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को प्रूफ किया। और आपने जब क्लास 10th के ट्रायंगल चैप्टर को पढ़ रहे थे तो सबसे पहला थ्योरम का प्रूफ यही किया था। मुझे नहीं लगता इस प्रूफ को दोबारा बताने की जरूरत है, तो आप उस प्रूफ को रिवाइज कर लो, यदि नहीं याद है तो। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के बेसिस पे। अब अगला पार्ट क्या है देखो, ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, तो अब ऐसा करते हैं कि ट्रायंगल का नाम बदल देते हैं। सेकेंड पार्ट में ट्रायंगल का नाम पी क्यू आर रखा गया। ओके, तो मैं पी क्यू आर के बेसिस पे सॉल्व कर लेता हूँ। उसमें क्या है, सो ट्रायंगल, हेंस इन ट्रायंगल पी क्यू आर प्रूव दैट लाइन एल intersect the side PQ and PR at point L and M respectively, such that LM is parallel to QR। बहुत अच्छी बात है। And PL is given 5.7 सेंटीमीटर, PQ is given 15.2 सेंटीमीटर। ठीक है, डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं इसको। MR is 5.5 सेंटीमीटर और हमें PM पता करना है, PM को X मान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने BPT लगाना है। आपने BPT में क्या पढ़ा कि since LM is parallel to QR, then by BPT we can say PL by LQ, see the diagram, is equal to PM by MR। तो PL क्या है 5.7, LQ क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर दो 15.2 एंड 5.7 को, 6 15.2 में 5.7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 माइनस 7 5 आ गया, और ये 14 माइनस 5 9 हो जाएगा। यस, एंड पीएम कितना दिया हुआ, एक्स पता करना और एमआर 5.5। तो इसको कैलकुलेशन में करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 5.7 मल्टीप्लाई 5.5 डिवाइडेड बाई 9.5। तो ये हो गया 1.9 और ये हो गया L 1.1, ये हो गया 3। सो x इज इक्वल टू हो गया 3.3 सेंटीमीटर। सो वी गॉट पीएम विच इज 3.3 सेंटीमीटर, राइट। तो ये क्वेश्चन बीपीटी का छोटा सा क्वेश्चन था, बट इसके पहले बीपीटी का प्रूफ आपको जरूर करना है, जिसको आपको रिवाइज करना है और प्रूफ करना है। और ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, प्रूफ बीपीटी या प्रूफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इसको जरूर प्रैक्टिस करो। Now let's move to the question 34. From a solid cylinder, from a right circular cone whose height is 6 centimeter and radius of bed is 12 centimeter. Okay, ठीक है, तो एक कोन बनाते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। From a solid right circular cone whose height is 6 centimeter. Okay, इस कोन की हाइट 6 सेंटीमीटर है, रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। ओके, इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और राइट सर्कुलर सिलेंडर कैविटी ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर, एक सिलेंडर कट करना है 3 सेंटीमीटर हाइट का, जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर। ओके, तो मैं एक छोटा सा सिलेंडर इस तरह का यहाँ पे कट करके बाहर निकाल देता हूँ, और इस सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट जो है 3 सेंटीमीटर और रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, इट इज होलोड आउट फ्रॉम सच बेस ऑफ द कोन एंड सिलेंडर फॉर्म कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। बड़े ध्यान से समझना है, क्वेश्चन का आंसर पाई के फॉर्म में चाहिए, पूरा सॉल्व नहीं करना। जब आप तो ये कोन जैसा डायग्राम में दिख रहा है ऐसा नहीं है, ये सॉलिड कोन है, एंड यदि सॉलिड कोन में मैं सॉलिड सिलेंडर को बाहर निकाल देता हूं, तो आप विजुअलाइज करो आंख बंद करके किस तरह का सॉलिड बनेगा। और यदि मुझे इस पूरे सॉलिड को पेंट करना हो तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना होगा, एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट पेंट करना है ना, 3 डायमेंशनली सोचना है, एंड प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है। और प्लस वो जो सर्कुलर पार्ट है ऊपर का, वो जो सर्कुलर पार्ट है, इसके नीचे का जो सर्कुलर जो सर्कल बचेगा उस पार्ट को पेंट करेंगे। तो ऐसा सोचना है कि जब जब इस तरह के सॉलिड को आप बाहर निकाल रहे हो, हॉलोड आउट कर रहे हो, तो हमें सोचना है कि जो रिमेनिंग सॉलिड बचेगा उसको पेंट करने में क्या क्या चीजें हमें करनी पड़ेगी। तो
मैं यहाँ फाइंड करूंगा सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ remaining solid can be written as curved surface area of cone plus curved surface area of cylinder, ऐड कर रहे हैं एंड प्लस ये बेस में जो ये सर्कल बचेगा ना, ये वाला पार्ट सर्कल का, तो बीच का पार्ट है वो भी तो रह जाएगा, इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग। तो एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट क्या होगा, पाई आर एल, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड सिलेंडर को स्मॉल लेटर से कर लेंगे 2 पाई आर एच एंड प्लस एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, हमें आंसर पाई के फॉर्म में चाहिए, तो पाई को बाहर निकाल लो और बाकी वैल्यूज पुट कर दो। सो कैपिटल आर कितना है, 12। ओके, स्लैंट हाइट क्या बनेगा जी, स्लैंट हाइट फाइंड कर लेते हैं। यदि मैं पाइथागोरस लगाता हूं तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हो गया 12 स्क्वायर एंड प्लस 6 स्क्वायर, क्या बनेगा ये, तो 144 एंड प्लस 36 180। सो स्लैंट हाइट बन गया रूट 180। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो 9, तो 3 रूट 20, ये बनेगा ना 3 रूट 20। सो 12 इंटू 3 रूट 20 स्लैंट हाइट हो गया। 2r रेडियस कितना था 4 और हाइट कितना था 3 एंड प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर था 12 स्क्वायर एंड स्मॉल आर स्क्वायर था 4 स्क्वायर। कहीं पर डायमीटर तो नहीं था, गलती तो नहीं किया उन्होंने, नहीं सब रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस ऑफ बेस 12 सेंटीमीटर, तो पाई के फॉर्म में आंसर चाहिए हमें, तो 36 रूट 20 प्लस 24 एंड प्लस 144 माइनस 16। सो क्या बन गया जी, थोड़ा कैलकुलेशन करो तो 24 माइनस 16 हो गया 8, 144 प्लस 8 हो गया 154, 152, 144 प्लस 8 152 प्लस 36 रूट 20 एंड मल्टीप्लाई पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया सरफेस एरिया। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं क्योंकि बहुत लेंदी कैलकुलेशन है यहाँ पर। कई बार लेंदी कैलकुलेशन को चेक कर लेना चाहिए। वन 168 प्लस 36 रूट 2 तो ठीक आ रहा है एंड 144 पाई प्लस 24 पाई, ठीक है, गुड। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन 35। अब ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आ गया, बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट को पढ़ो, इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन 55, मोड से क्या फायदा होगा, एक्स मिल जाएगा जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। तो पहले मैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी पता करता हूँ मोड से। ओके, तो मैं इसका टेबल बना लेता हूँ सबसे पहले, और मोड का फॉर्मूला याद है आपको, कैसे करते थे, मोड का फॉर्मूला आपको याद है, मैं इसका ये वाला पार्ट हटा देता हूँ। सो एक मिनट रुको, और सेटिंग देखना पड़ेगा मुझे। मैं इसको ये वाले पार्ट को यहीं पे जगह बना के मुझे सॉल्व करना पड़ेगा इसको।
मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। मोड का फॉर्मूला आपको याद है? मोड का फॉर्मूला क्या था? मोड का फॉर्मूला था, यदि मैं मोड से एक्स पता करना चाहूं तो क्या था फॉर्मूला? एल प्लस एफ माइनस एफ नॉट बाई 2f माइनस एफ नॉट माइनस एफ वन मल्टीप्लाइज। यहां से मुझे एक्स पता करना है इस फॉर्मूले से। मोड में मॉडल क्लास कैसे पता करेंगे? एफ इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, एफ नॉट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, एंड एफ वन इज frequency of succeeding the model class. So how to get the model class? Mode is given 55. ये कौन से क्लास में आ रहा है? 55 कौन से क्लास में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड द मॉडल क्लास। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसा करता हूँ। 55 कहाँ पे आ रहा है? इस वाले क्लास में आ रहा है। सो दिस इज द मॉडल क्लास। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी एफ हो गई, ये एफ नॉट हो गया, ये एफ वन हो गया। पुट करते हैं इस वैल्यू को और मुझे एक्स पता चल जाएगा। मोड इज कॉल्ड 55 इज इक्वल टू 45 प्लस 15 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 30 माइनस एक्स माइनस 10 और मल्टीप्लाई एच कितना है? 15 है। ये हो गया 10 इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, सिंप्लीफाई करता हूँ, 20 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ 200 माइनस 10x इज इक्वल टू 225 माइनस 15x। तो 5x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 5। वी गॉट x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। राइट। अब क्वेश्चन क्या है? आगे अगला पार्ट क्वेश्चन का पढ़ो। हेंस फाइंड द मीन। अब मुझे मीन पता करना है। नाउ वी हैव टू फाइंड द मीन। x तो 5 आ गया, वी गॉट x इज इक्वल टू 5, वी गॉट x इज इक्वल टू 5। नाउ वी हैव टू फाइंड द मीन। अब मैं इस टेबल को दोबारा बनाता हूं और मीन पता करता हूं। नाउ आई हैव टू मेक दिस टेबल। 0 से 15 से शुरू करके 90 तक जाना है। तो क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी 0 टू 15, 15 टू 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 75 and 75 to 90। एंड इनका फ्रीक्वेंसी है 10, 7, 5, 15, 10, 7, 5, 15, 5x की वैल्यू थी, एंड 10, 12, 10, 12। और मुझे क्या पता करना? मीन पता करना। मीन के लिए हमारे पास कई फॉर्मूले हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन मुझे आसान लग रहा है, मैं इसमें डायरेक्ट मेथड ही लगा देता हूँ। x की वैल्यू क्या होगी? 7.5, और ये क्या होगा? 22.5, 37.5, 37 and 52.5, 52 and 15, 67.5 and plus 15, 82.5। ये हो गया x। बहुत लेंदी हो जाएगा। एक काम करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड लगा देते हैं, शॉर्टकट मेथड, आसान हो जाएगा। तो मीन का फॉर्मूला था शॉर्टकट मेथड में a प्लस समेशन एफ यू बाई एन मल्टीप्लाइज। इस फॉर्मूले से करना आसान है, तो मैं u पता कर लेता हूँ। u हम किसको मान लें? 52.5 को मान लेते हैं a। तो ये हो गया 0, -1, -2, -3, 1, 2। एफ यू क्या बन जाएगा? -30, -14, -5, 0, 10, 24। ऐड कर दो तो 24 -14 10 प्लस 10 20 -5 15 और -15। इसको फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो तो 7 प्लस 17 प्लस 2 19 और 1 2 3 4 5। ये बन गया 52.5 and plus -15 by 59 and multiply 15। 52.5 minus 225 by 59। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करो यहाँ पे। 52.5 minus 225 by 59 क्या हो जाएगा जी?
इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखो डेसिमल में क्या आ रहा है। 59 है, 225 को मैं डिवाइड करता हूँ 3 3 पॉइंट और 7 3.7, तो ये होगा 48.8, राइट। तो ये हो गया मीन। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में पहले तो मोड में से दो स्टेप का क्वेश्चन था, पहले मोड से मिसिंग फ्रीक्वेंसी पता किया और फिर हमने मीन पता किया है, राइट। अब हमारे पास लास्ट के 3 क्वेश्चन रह गए जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन है, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। पढ़िए क्वेश्चन 36 को। इन अ क्लास द टीचर आस्क्स एवरी स्टूडेंट टू राइट एन एग्जांपल ऑफ एपी। टू बॉयज आर्यन एंड रोशन राइट द प्रोग्रेशन एज। ओके, सो आर्यन का जो प्रोग्रेशन है, आर्यन है ना, एंड दूसरा स्टूडेंट क्या है, रोशन। इन दोनों के प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म -5 एंड कॉमन डिफरेंस -3 है, एंड रोशन का फर्स्ट टर्म 187 एंड कॉमन डिफरेंस -3 है। नो, पहले वाले का तो 3 है ना, -3 कैसे कर दिया, पहले वाला 3 है, -2 -5। ओके, सो इन दोनों का फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया। नाउ द टीचर आस्क्स हिज वेरियस स्टूडेंट द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रोग्रेशन। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द सम ऑफ कॉमन डिफरेंसेस ऑफ टू प्रोग्रेशन। ओके, दोनों कॉमन डिफरेंसेस को ऐड करना है, तो 3 प्लस -3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 0। फाइंड द 34th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन रिटन बाय रोशन। रोशन का 34th टर्म पता करना है, तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। a प्लस n माइनस 1 दैट इज 34 माइनस 1 33 एंड मल्टीप्लाई दी -3। मैं डायरेक्ट लिखता हूं, आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला जरूर लिखना यहाँ पे। तो ये बन जाएगा 88। ठीक है, सो सेकंड पार्ट का आंसर 88 आ गया। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन रिटन बाय आर्यन। आर्यन का S10 पता करना है। कितना आसान क्वेश्चन था ये केस बेस्ड में। S10 ऑफ आर्यन पता करना है, तो मैं लिखूंगा n/2 मल्टीप्लाई 2a एंड प्लस n-1 मल्टीप्लाई t। सिंप्लीफाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई -10 प्लस 27, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 17 85। तो आंसर क्या हो गया, 85 हो गया। सो ये तीनों पार्ट कितना आसान था, है कि नहीं। गुड, चलो अब केस बेस्ड क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। अ ग्रुप ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट गोज टू द पिकनिक ड्यूरिंग विंटर holidays. The position of three friends Aman, Kirti and Chahat are shown by the points P, Q and R respectively. Okay, मैं पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ता हूँ। अमन पॉइंट P पे है, कीर्ति पॉइंट Q पे एंड चाहत पॉइंट R पे है। ठीक है, और इन पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी देख लेते हैं। तो ये पॉइंट है अमन का 2,5, कीर्ति का पॉइंट है 4,4 एंड चाहत का पॉइंट है 8,3। ठीक है, पॉइंट्स पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R। ओके, तो पहला क्वेश्चन है P एंड R का डिस्टेंस पता करो। वी कैन यूज द डिस्टेंस फार्मूला। तो P R का डिस्टेंस पता करना है हमें। पॉइंट तो हम पहले पता कर चुके हैं। P R का डिस्टेंस लगाओ, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो 8 माइनस 2 होल स्क्वायर 36 प्लस 4 √40 एंड √40 कैन बी रिटन एज 2√10। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया, 2√10। सेकेंड पॉइंट है इज Q द मिड पॉइंट ऑफ PR। क्या Q PR का मिड पॉइंट है, चेक करो। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, मिड पॉइंट, यदि मैं PR का मिड पॉइंट पता करता हूं, मिड पॉइंट ऑफ PR, मिड पॉइंट ऑफ PR क्या था, x1 प्लस x2 बाई 2।
क्या बनेगा? 2 प्लस 8/2 एंड 5 प्लस 3/2। तो ये 5, 4 आ रहा है। क्या आ रहा है? 5, 4। इज इट करेक्ट? नो। तो Q इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ PR। तीसरा पार्ट है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड Q। एक्स एक्सिस का एक ऐसा पॉइंट पता करो जो P एंड Q से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। एक्स एक्सिस का एक ऐसा पॉइंट पता करो जो P एंड Q से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। एक काम करते हैं, डायग्राम में एक्स एक्सिस का एक पॉइंट लेते हैं जो P एंड Q से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या होगा, मैं बस ऐसे एक डायग्राम बना रहा हूँ, एक रफ डायग्राम। और उस पॉइंट को हम पॉइंट L मान लेते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट x,0 मान लेते हैं। और मुझे x की वैल्यू पता करनी है। मैं कह सकता हूँ PL इज इक्वल टू QL। मैं कह सकता हूँ PL इज इक्वल टू QL। PL इज इक्वल टू QL। डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं इन दोनों में। PL एंड QL में क्या लगाते हैं? डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। यदि मैं स्क्वायरिंग कर लूं तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। PL स्क्वायर इज इक्वल टू QL स्क्वायर। क्या बनेगा? x-2 होल स्क्वायर एंड प्लस 0-5 होल स्क्वायर। QL को पता करें तो x-4 होल स्क्वायर प्लस 0-4 होल स्क्वायर। आप थोड़ा सा कैलकुलेशन ठीक से करना ध्यान से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एंड प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 एंड प्लस 16। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ गया 4x इज इक्वल टू 32 माइनस 29, देन 4x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू आ रहा है 3/4। तो पूरा कैलकुलेशन करके देखो x की वैल्यू क्या आ रही है? 3/4 आ रही है। मतलब वो पॉइंट क्या होना चाहिए? 3/4, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए पॉइंट? 3/4, 0। तो आंसर इज कि दिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3/4, 0। तो आंसर क्या हो गया? 3/4, 0। ठीक है। तो ये केस बेस्ड कितना आसान है, केस बेस्ड जैसा कुछ लग ही नहीं रहा है इसमें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आसान क्वेश्चन था। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ड ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। इसका हम एक डायग्राम बनाते हैं। पहले पूरा क्वेश्चन को पढ़ो, पूरा क्वेश्चन को पढ़ो और इस डायग्राम से रिलेट करके देखना। पूरा क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। इंडिया गेट, नोन एज ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल, इज लोकेटेड नियर कर्तव्य पथ। ठीक है। एट न्यू दिल्ली इट स्टैंड्स एज अ मेमोरियल टू 74,187 soldiers of Indian Army who gave their life in the First World War. This 42-meter tall structure was designed by Sir Edwin in the style of Roman triumphal. A student Shreya of height 1 meter visited India Gate as a part of her study tour. बहुत अच्छा है। मैंने श्रेया को 1 मीटर का लिया है। यहाँ पे देखो डायग्राम, श्रेया को मैंने 1 मीटर का लिया है और ये टोटल इंडिया गेट 42 का था, तो श्रेया का 1 हटा दिया तो ये 41 मीटर हो गया। ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम श्रेयाज आई टू द टॉप ऑफ इंडिया गेट इफ शी इज स्टैंडिंग एट डिस्टेंस ऑफ 41 मीटर? मुझे ये थीटा पता करना है। वी हैव टू फाइंड दिस थीटा। हाउ टू गेट थीटा? tan थीटा इज इक्वल टू दिस हाइट बाय बेस, परपेंडिकुलर बेस। तो थीटा कितना हो गया? 45 डिग्री। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ रहा है 45 डिग्री। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ रहा है? 45 डिग्री। कैसे? tan थीटा इज इक्वल टू 41/41, tan थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। सेकंड, ध्यान से पढ़ो। इफ श्रेया ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आई टू द टॉप ऑफ इंडिया गेट टू 60 डिग्री। अब यदि ये इसको एंगल 60 डिग्री लग रहा है, देन हाउ फार इज शी स्टैंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ इंडिया गेट? ओके, तो ये एंगल 60 डिग्री है इसका। तो ये कितनी दूर है इंडिया गेट से? तो वी कैन फाइंड दिस x and this angle is tan 60 degree. तो tan 60 degree is equal to 41/x. तो सेकेंड पार्ट का आंसर आएगा √3 is equal to 41/x. Then x can be written as 41/√3. x की वैल्यू क्या आ गई? 41/√3. ठीक है।
तीसरा पार्ट, इफ एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम श्रेया आई चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री, ओके, ये 45 डिग्री से कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। When she moves some distance back from the original position, find the distance she moves back. मुझे ये वाला डिस्टेंस पता करना है। सो वी कैन टेक दिस डिस्टेंस इज y, और ये पूरा 41 था, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और मुझे एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। आप दो चीजें पता कर लोगे इसमें, ठीक है। तो आपको जो फाइनल आंसर आना चाहिए इसमें, वो आना चाहिए 41√3/3, ठीक है। 41 मल्टीप्लाई √3 - 1, तो आपका फाइनल आंसर आएगा थर्ड पार्ट का 41√3 - 1 मीटर, ठीक है। तो बहुत आसान, हाइट्स एंड डिस्टेंस के इतने लेंदी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत आसान है। तो आपने पूरा सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया, और मुझे उम्मीद है कि आपने अपने नोटबुक पे ये पूरा सॉल्व कर लिया होगा। नहीं समझ में आ रहा है कोई क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। यदि आपने ये पूरा सॉल्व कर लिया, तो इस तरह के और ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करो। बोर्ड एग्जाम के पहले कम से कम 10 सैंपल पेपर टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको सॉल्व करना है। और यदि ये प्रैक्टिस आपने कर ली, तो बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है।